साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के लिए। आइए आज एक नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। भाषा में जब अर्थ की सबसे छोटी इकाई कहा जाए तो रूपिम हो जाता है, और जब उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई तो स्वनिम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित क्रिया कहते हैं। यानी किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है जब सोचने की प्रक्रिया, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित। अतः विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो इसमें विद्यार्थियों से जुड़ाव, विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, संसाधनों की उपलब्धता। तो इसमें जो है कौन सा घटक नहीं है? तो संसाधनों की उपलब्धता घटक नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्ध हो जाएगी। यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 150। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है वह होता है सीखना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? तो विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का परिणाम है कि यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ करता है, या अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, या फिर अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सफल समावेशन को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? यानी सफल समावेशन को निम्न में से आवश्यकता होती है सिवाय, यानी सबकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती सफल समावेशन में? तो सफल समावेशन में पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती, बाकी क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी, तो यह सब संबंधित हैं सफल समावेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? तो उसका दाखिला एक समावेशी विद्यालय में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए निदेशात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, प्रशासनात्मक। तो शिक्षक का बर्ताव शिक्षाप्रद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें किस तरीके से होनी चाहिए कि कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, और कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो यानी जब बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जब उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं तो कार्य करते समय सतत रूप से उसकी जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे उनके कार्य में रोचकता आए, कार्य करने में रोचकता है, और कार्य की जो फीडबैक हो, कार्य की जो जो रिजल्ट प्राप्त हो वह भी अच्छा हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। तो शैक्षिक योग्यता सामान्य योग्यता से कम रह जाती है तो ये मानसिक रूप से कमज़ोर बालक होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो यह कथन हो जाएगा इससे नंबरों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग होता है, तो यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। बाकी सभी कथन सही हैं कि
यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है और इससे शिक्षक पर बोझ बढ़ जाता है। तो यह सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही है, लेकिन इससे नंबरों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग होता है, यह संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो यानी किसी व्यक्ति के आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, तो यह कथन बिल्कुल अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य में आनुवंशिक और वातावरण दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अतः विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्ति एक मंद गति से सीखने वाले बालकों को ज़रूरत होती है, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो उनको विशेष सहायता की ज़रूरत होती है। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? तो इस प्रश्न का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो यह प्रश्न उदाहरण है किसका? उच्च स्तरीय अपसारी, यानी जो एक व्यापक सोच के आधार पर यह प्रश्न है। ठीक, क्योंकि सुधारने के लिए आपको बहुत से सोचने पड़ेंगे, बहुत से क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, तो उच्च स्तरीय अपसारी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो एक शिक्षक को कहानी कथन के रूप में छोटी कक्षा में, जिससे जो है बच्चे कहानी को अधिक रोचकता से सुनते हैं और उनकी रुचि के हिसाब से वो जल्दी सीखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो अधिगम निर्योग्यता की पहचान कौन सा करता है? शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। तो यह अधिगम निर्योग्यता को प्रदर्शित करता है। अतः विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में को बांटा गया है, तो ये 4 भागों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो इसमें विकल्प जो है नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, और समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। और अगला विकल्प है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो कौन सा समझ शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो बाकी सब समझ शिक्षण को प्रदर्शित करते हैं, खाली एक यही नहीं करता कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना, यानी सिर्फ तथ्य को याद करना ही एक विशेष फोकस हो। तो यह विकल्प हमारा सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा जब बच्चा छोटा रहता है तो घर को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता, अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट यह सभी सिद्धांत हैं। प्रतिवर्ती यह सिद्धांत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सीखना समृद्ध हो सकता है यदि किस तरीके से सीखा जाए? वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए और कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। और अगले क्वेश्चन की बात करें शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो सीखना समृद्ध हो सकता है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। तो पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य किससे है? तो पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भूख और प्यास क्या है? तो भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वे बालक जो न्यून दृष्टि के माने जाते हैं, तो जिनकी दृष्टि होती है, तो ऐसे कौन से बालक हैं जो न्यून दृष्टि के माने जाते हैं? तो ऐसे बालक को हम कहेंगे जिनकी क्या हो, तो 20/70 से 20/200 के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून दृष्टि के माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है? तो पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। तो इसमें जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये देखा जाए तो सबसे सही कथन इसमें हो जाएगा कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता और यह चरण स्थिर है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में जीन पियाजे महोदय ने बताया है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो तत्परता का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो परीक्षा में समाज एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न सबसे अच्छे माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बुद्धि के बारे में सबसे उपयुक्त कथन हो जाएगा, कौन सा कथन है कि बुद्धि को केवल मानवीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जाता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है। उदाहरणार्थ प्राक्रमण की गति, संवेदी विभेद। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो यही हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। तो आगे भी हम अन्य प्रैक्टिस सेट करेंगे बाल विकास से संबंधित। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।